नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और बंगाल की धरती, बंगाल की राजधानी कोलकाता से मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चुनाव हो चुके हैं, आज रीपोलिंग भी हो रही है 15 बूथों पर, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये रीपोलिंग भी बहुत शानदार हो रहा है। परसेंटेज सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो परसेंटेज है वो हम आपको बता दें। बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा मतदान हुआ। दक्षिणी 24 परगना के 15 बूथों पर वोटिंग दोपहर 3 बजे तक 72% मतदान हो गया। आप समझिए 6 बजे तक मतदान होना, 1 घंटे का वक्त है। डायमंड हार्बर में 72% से ज्यादा मतदान हुआ है, वोटिंग हुआ, और ये कह रहा है कि रीपोलिंग में भी रिकॉर्ड मतदान होगा। जी हां, देखिए बंगाल की सियासत अपने आप में ही एक इतिहास रच रही है। जो मतदाता इस वक्त घर से इस बार निकल रहे हैं, 90% से ज्यादा तो पूरी वोटिंग में आपने देखा। और लेकिन अभी भी देखिए 1 घंटे का वक्त बचा है, 15 बूथों पर रीपोलिंग हुई है। मगरहाट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर रीपोलिंग हुई थी, शिकायत मिली थी उसके बाद। लेकिन यहां भी वोट प्रतिशत इतने उत्साहजनक और शानदार कि लोग भी हैरान है कि भाई रीपोलिंग में भी इतना जोश, जबकि छुट्टियां नहीं है, लोग घरों से अपने काम धाम को छोड़कर पहुंच रहे हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, और वही कर रहे हैं लोग। और यही देखिए परसेंटेज 72% लेकर चला गया। 3 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद अभी समझिए 5 बज रहे हैं, 1 घंटे का वक्त है और यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। तो देखिए सियासत के गलियारों में पश्चिम बंगाल का शोर इस बार सबसे ज्यादा है। 5 राज्यों में चुनाव तो हुए, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा नजरें टिकी है तो वो है पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी का किला दरक रहा है। ये आवाज बीजेपी की तरफ से आ रही है। तो ममता दीदी कह रही हैं कि चाहे कोई कुछ कर ले, बंगाल में कुछ नहीं होगा, बंगाल में खेला हो जाएगा, उल्टा खेला। लेकिन सवाल यह कि 92% वोटिंग क्या कह रही है। और इसी बीच रीपोलिंग में वोटिंग परसेंटेज, सियासत गरमा रहा है। देखिए 2 फौज की वोटिंग हो चुकी है, आज काउंटिंग, रीवोटिंग भी हो रही है। इसके बावजूद अभी भी रणनीति बनाई जा रही है। ममता अपने खेमे में तमाम प्रत्याशियों के साथ मीटिंग करे, तो बीजेपी की भी मीटिंग चल रही है, बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा, और वो ये कि केंद्रीय सुरक्षा जो पर्यवेक्षक है उसकी नियुक्ति और पीओसी की नियुक्ति को लेकर जो सवाल उठाए थे ममता बनर्जी ने, उससे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नियम के खिलाफ कुछ भी नहीं। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया वो नियम के तहत ही है, और ऐसे में कहीं से भी चुनाव आयोग के फैसले को गलत ठहराना मुश्किल है। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी पहले हाईकोर्ट गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहां से भी झटका लग गया। तो सवाल बेहद साफ है कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, क्या चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन अब कौन सी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी का खेमा हो चाहे टीएमसी का खेमा, अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इसी पर हम आज 5 की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता जी को खारिज कर दिया, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। तृणमूल कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या दूसरा कुछ है, ये लेकर तो हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी होगा 6 महीने के अंदर, और सत्ता बदल होने का 15 दिन का भीतर कितना जनता का पैसा ये कांग्रेसी, ये दूसरा किसी पार्टी का बड़ा बड़ा वकीलों को पास लुटाया गया, कितना पैसा लुटाया इन लोगों ने, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। उसको हम एक व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे जनता को जानकारी के लिए। हाँ, उसको लिए थोड़ा सेंटिमेंट था, लेकिन बाद में लोग समझा कि इसको वोट देने में कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल में ज्यादा लोग तृणमूल को वोट देंगे पानीहाटी में। उनको वोट देने का कोई फायदा नहीं, इसकी कोई खास वजह? क्योंकि इसका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। अचानक उसको बेटी को दुखद ढंग से मारा गया, लोगों का थोड़ा सेंटिमेंट है। इसको अलावा उसको क्या है क्वालिफिकेशन टू बिकम एमएलए, कुछ नहीं। मतलब एमएलए के टिकट के लिए जरूरी है कि एक्सपीरियंस प्लस क्वालिफिकेशन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं। जो रत्ना देवनाथ में नहीं है? नहीं, एकदम नहीं है। तो सवाल बंगाल के भविष्य का है, सवाल ममता बनर्जी के एक पॉलिटिकल करियर का, और सवाल बीजेपी का भी है कि क्या वो इस बार बंगाल में सरकार बना पाएंगी या फिर नहीं। कि शोर तो बहुत है,
आपने देखा हवाओं में शोर, फिजाओं में शोर है कि दीदी जा रही है, लेकिन दीदी का जोर कम नहीं हो रहा है। दीदी अब भी कह रही है कि चाहे कुछ हो जाए, जो चीजें आ रही हैं आपको दिख रही हैं, वो चीजें जमीन पर नहीं, अंडर करंट नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल, शानदार पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करा दूं, चंद्रशेखर बसोटिया, प्रवक्ता बंगाल बीजेपी के हमारे साथ हैं। अंश वत्स, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हैं। साबिर अली, टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं। प्रकाश चंडालिया, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साबिर अली जी, मैं आपके पास आऊंगा। साबिर जी, क्या हो रहा है? आज भी मीटिंग हो रही है, आज आपकी ममता दीदी वो सब तमाम लोगों से मिल रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है। अब कौन सी रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि आज रीपोलिंग भी हो रहा है, वहां भी देखिए 70-72% वोटिंग, आपको झटके भी लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आखिर क्या है, क्या होगा बंगाल का? रणनीति अब सरकार बनाने की रणनीति बन रही है। 4 मई के बाद और कुछ ही घंटे बाकी है। 4 मई के बाद शपथ कब ली जाएगी, मंत्रिमंडल कैसी बनाई जाएगी, कौन कौन एमएलए जीत कर, जो लोग जीतेंगे उन लोगों से मंत्री किसको बनाई जाएगी, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। और 4 तारीख को, क्योंकि ये तो चोरों की पार्टी है, चोरी आखिरी दम तक करेगी, आखिरी कोशिश भी करेगी, इसीलिए हम लोगों का जितने काउंटिंग एजेंट है उन लोगों को क्लास दिया जा रहा है, उन लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि इन चोरों से निपटना हम लोगों को अच्छी तरीके से आता है। तो इसीलिए नेता जहां जहां काउंटिंग होगा वहां वहां हमारे सेना, हमारे टीएमसी कर्मी किस तरीके से तैनात रहेगा, क्या उनका काम रहेगा, ये सब चीज समझाया जा रहा है। और हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। युद्ध के आखिरी डे 1 से लेके आखिरी दिन तक टीएमसी के कर्मी जमीन नहीं छोड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ 1 इंच का भी लड़ाई अगर रहा तो भरपूर तरीके से लड़ेंगे। हम लोग कोई जगह उन लोगों के साथ। साबिर जी, अच्छा लग रहा है मुझे। कहीं कहीं मुझे आपका जोश बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई चलो कहीं से तो आवाज आ रही है, नहीं तो बहुत जगह से थोड़ी सी नाराजगी या फिर मायूसी भी थी। मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं चंद्रशेखर बसोटिया साहब, सुन रहे हैं आप कि भाई तैयारी हो रही है, मायूसी नहीं है कह रहे हैं, तैयारी हो रही है कि बस किसे मंत्री बनाना है, कौन विधायक जीत कर आएगा, तैयारी चल रही है। 4 मई कुछ घंटे के बाद फिर से ममता दीदी, आप क्या कहेंगे? आपकी यहां भी मीटिंग चल रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखे जा रहे हैं, देखने दीजिए। जिन लोगों ने 15 साल बंगाल की जनता को लूटा, सुन पा रहे हैं आप? आज वो चंद्रशेखर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूं मैं। जिन लोगों ने 15 साल बंगाल की जनता को लूटा हो, आज वो ये कह रहे हैं कि हम अपने बूथ कर्मियों को रेडी कर रहे हैं। आज तक कभी इनको ये जरूरत नहीं पड़ी कि बूथ और काउंटिंग एजेंट को रेडी किया, क्योंकि लूट की दुकान चलती थी। आज की लूट की दुकान का शटर बंद हो गया है। एक मुख्यमंत्री को रास्ते पे आके अपने स्ट्रांग रूम को जांचना पड़ रहा है, वो भी फर्जीवाड़े के तरीके से, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा। और उन्होंने, आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री 2 दिन से एक वीडियो रिकॉर्डिंग का उल्लेख करिए, ये रिकॉर्डिंग भी चुनाव आयोग से मिली है। तो समझिए कितना निष्पक्ष चुनाव आयोग है। और आज सुप्रीम कोर्ट में धक्का लगा, इन्होंने लास्ट आवर में जनता के पैसे को बर्बाद करने के लिए कोर्ट में गई और एक स्टे लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट साफ कहा कि हम तय करेंगे कि जांच कौन करेगा। तो ये स्पष्ट है कि बंगाल की जनता को 15 साल के कुशासन से, करप्शन से मुक्ति मिलने वाली है। 4 तारीख का उदय बंगाल के इतिहास में पहली बार नव जागरण लाएगा और बंगाली अस्मिता को वास्तवायित करने का जो अवसर है वो 4 तारीख को आपके चैनल पे भी दिखेगा। और बंगाल के बंगालियों के लिए ये गर्व का विषय होगा, ये किसी उत्सव से कम नहीं होगा। और अत्याचारियों के लिए उस दिन से उल्टी गिनती शुरू होगी, जो अमित शाह जी ने कहा कि उल्टा करके सीधा कर देंगे, ये उसकी शुरुआत होगी। चलिए, मैं वापस आऊंगा क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल है मेरे पास, लेकिन अंश भी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अंश, आपने देखा एक तरफ टीएमसी, एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस कहां है? कोई सुखबुगाहट कहीं से? अधीर रंजन कहीं से कुछ कह रहे हैं, कुछ उम्मीद जगी है कि नहीं? नहीं, देखिए अनूप जी, हम लोग वहां पे मजबूती से चुनाव लड़े थे और जो आपको 4 मई को परिणाम आएगा उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखने वाला है कि वहां पे हमारा ना केवल वहां पे वोट प्रतिशत इस बार हमारा बढ़ने वाला है, पर वो इस बार हमारा सीटों में भी जो है बखूबी जो है तब्दील होने वाला है। और यही डर का जो है दोनों को सताने का काम कर रहा है, चाहे वो बात भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, दोनों को ये डर सता रहा है। रही बात यहाँ पे, अगर आप देखेंगे जब से ये बंगाल चुनाव की घोषणा हुई है तब से अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों एक ड्रामा करने का जो है वहां पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, चाहे वो तपस रॉय हो या कोई भी अन्य आप उनके नेता की बात कर लीजिए, वो सारे जो है
जो वहां के स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे वहां पे लड़ने का काम कर रहे हैं, उन पे पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। वहीं जो तृणमूल कांग्रेस है वो केंद्रीय एजेंसियों पे जो है पक्षपात का आरोप लगा रही है। तो दोनों का जो वहां पे ड्रामा चल रहा है ना, कि आप अपने अपने वोटरों को जो है डरा धमका के रखो, आप अपना वहां पे एक माहौल बना के रखो, और वही चीज है। लेकिन ये बात कह देना कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुत ही ज्यादा दूध की धुली है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो ये बात भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि आप कैसे जो संवैधानिक संस्थाएं उनका दुरुपयोग करके आप कैसे जो है चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। और रही बात अभी अगर आप देखेंगे पड़ोस का एक राज्य असम, वहां पे कैसे हमारे जो वहां पे असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई जी, उन्होंने आरोप लगाया है कैसे वहां पे जो स्ट्रॉन्ग रूम्स है वहां पे कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन मेंबर्स है, उनको वहां पे स्पेशल एक्सेस दिया जा रहा है। वहां पे कैसे जो है 6 बार 9 अप्रैल से लेके 2 मई, आज 2 मई है, तो इस बीच में 6 बार जो है ईवीएम की जो मशीन है वो बाहर आ चुके हैं। रिचार्ज के नाम पे जो है कहीं उनको रिचार्ज करने इसलिए वो बाहर आ चुकी, अब लाने का काम करते हैं। तो उसमें एक स्पेशल जो एक्सेस दिया जा रहा है और एक प्रॉपर उनको हाईजैक करने की कोशिश किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। एक और बात मैं कहना चाह रहा था, अभी आपने यहाँ पे कहा तृणमूल कांग्रेस को झटका लगा जो सुप्रीम कोर्ट से, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने यही कहा है कि जो चुनाव आयोग ने अपना जो लेटर जारी किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के उससे ही जो है नॉमिनी होगा। तो उसी को ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है कि आप अपने लेटर को ही फॉलो करिए, जिस लेटर में सेंट्रल और स्टेट दोनों की ही जो है लोग उसमें शामिल होंगे। तो वहां पे कोई झटका नहीं लगा है। हम यही चाहेंगे कि जो भी चुनाव अंश थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, अंश थोड़ा सा करेक्ट कर दे रहा हूं अंश आपको, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम वही है जो चुनाव आयोग ने किया है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है क्लॉज में कि भाई या तो सेंट्रल के भी हो सकते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं। चुनाव आयोग को यह तय करना होता है किसे रखना है। तो भाई इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये डर है टीएमसी का, ये अलग चीज है। चुनाव आयोग ने वही किया जो नियम है, इसलिए कहीं से कुछ गलत नहीं था, लेकिन टीएमसी को लग रहा था कि शायद गलत हो रहा है, ये डर था नहीं। वही अनूप जी वही मैंने कहा कि दोनों, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, वो सेंट्रल एजेंसीज पे जो है पक्षपात का आरोप लगा, दोनों एक ड्रामा करने का काम कर रहे हैं। वहां पे आप बंगाल के असल मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाना चाहते हैं ना। आपने पूरा का तृणमूल कांग्रेस का अगर आप चुनाव का वो देखोगे तो उसमें यही तो उन्होंने बात किया। आप अपना, लेकिन अंश मुझे कांग्रेस का जोश नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस का जोर नजर नहीं आ रहा है कहीं भी। मैं तो खुद बंगाल में हूं, हर जगह जा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस का कहीं जोश नजर नहीं आ रहा है। आप बंगाल में, और आपने देखा नहीं कि राहुल गांधी जी की रैली में जो बम्पर भीड़ आ रही थी, आपने वो नहीं देखा। बंगाल में आपने ये नहीं देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी के हमारे वोट में कन्वर्ट हो जाएगा अंश? नहीं, वही तो मैंने कहा कि वो वोट प्रतिशत और सीट दोनों में वो तब्दील होने वाला है। कोई तो कहीं पीछे नहीं है। अभी जिक्र हुआ था कि भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो ईवीएम सेंटर पहुंच जाती है, 4 घंटे रुकती है, उनका डर बता रहा है। लेकिन बीजेपी कहां कम थी भाई, शुभेंदु अधिकारी भी तो पहुंच गए, वो भी तो पीछे पीछे वही कर रहे हैं जो ममता बनर्जी करे। तो फर्क क्या रह जाता है? देखिए, जो मैंने कहा था कि दोनों ही खेल खेलने का काम कर रहे हैं। अभी 8 महीने पहले जब आप देखेंगे राहुल गांधी जी वोट चोरी का यहाँ पे खुलासा करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम सबूत रखते थे। उस समय पर अभिषेक बनर्जी जो है चुनाव आयोग का वहां पे पक्ष रखने का काम करते थे। कहते थे कि वोट चोरी का अगर आपको कोई भी अगर सबूत है तो आप चुनाव आयोग जाइए, आपको डेलीगेशन उधर जाना चाहिए, आप ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं बोलते थे। तब तो उनको चुनाव आयोग एकदम सही लगता था, निष्पक्ष लगता था। उस समय पर उनको लगता था कि वोट चोरी संभव नहीं है। आज जब उनके खुद के राज्य में उन पे खुद पे बीत रही है तो उनको लग रहा है कि आप जो है वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ कर है। अरे 8 महीने पहले आप ही के मुखिया अभिषेक बनर्जी के बयान को ही सुन ले, अगर आप उनको विश्वास हो जाएगा आपको है। लेकिन सच्चाई क्या है कि चाहे बंगाल हो, बंगाल में या किसी भी अन्य राज्य में आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखेंगे तो वो एक नगर निगम के चुनाव तक को नहीं छोड़ते हैं। वहां पे भी कैसे घपला कर सके वो उसका वो मौका देखते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं। अभी रिसेंटली हमारा जो है महाराष्ट्र में कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे, उसमें संभाजी नगर में कैसे ईवीएम मशीन के साथ हेरफेर का मामला आया, वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटीज के मामले आए थे, कैसे बीएमसी के चुनाव में आया था, वो किसी से नहीं छुपा। चले एक मिनट को इस बात को मान भी लिया जाए, वत्स 1 मिनट के लिए इस बात को मान भी लिया जाए कि चलिए कोई बात है, लेकिन आपकी तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से साबित क्यों नहीं हो पाता है? चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे कहीं भी जाते हैं आप लोग तो वो चीजें साबित नहीं हो पाती। जनता की अदालत में भी जाते हैं, अब जनता भी इस बात को नहीं मानती है, नकार रही है। नहीं, जनता कहां नकार रही है? मुझे आप एक चीज बताइए,
हम लोग जो है कोर्ट में जब इसको जाते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट में लगातार जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चली उस समय पे लगातार सुप्रीम कोर्ट 3 बार चुनाव आयोग को कहता है कि आप आधार कार्ड को शामिल करो। 3 बार आदेश देने के बाद भी आप आधार कार्ड को शामिल नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो हम जाते हैं, वहां से उनको लताड़ लगती है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फर्जीवाड़े आप के मुझे चक्कर में नहीं, सुन लीजिए एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ नहीं, सुन लीजिए, अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, ठीक है। तो उनको सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगती है, उसको ये नहीं मानते हैं। फिर आप जनता की अदालत की बात करेंगे तो जनता की अदालत में हम जाते हैं, हमने देखा बिहार में कैसे ज्ञानेश कुमार जी ने जो अपना वहां पे एक तरफा वहां पे माहौल बनाने का काम किया, एक तरफा चुनाव पर पूरा उनके पक्ष में लड़ने का काम किया। हम कहां से विश्वास कर ले? मैं आपको उदाहरण बताता हूं, हरियाणा के पंचायत का चुनाव था, मशीन जो है ईवीएम की टैंपर निकली कब? जब आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे पूरा मामला ही बदल लट गया। आपको ये चुनाव अगर याद होगा कि ईवीएम की मशीन सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पे पूरा मामला पलट गया, रिजल्ट पलट गया। तो यहाँ पे हम सवाल न उठाए तो अगर चुनाव आयोग पे तो क्या करें? अब मैं को एक और आपको उदाहरण बताता हूँ, हरियाणा का ही एक और उदाहरण है। यहाँ पे कैसे अंश ये आरोप, जी हरियाणा का मैं अंश ये आरोप तो देखिए शुरुआत से लग रहे हैं। चंद्रशेखर बसोटिया साहब, आप पीछे नहीं है, आप आरोप लगा रहे टीएमसी पर कि भाई मुख्यमंत्री 4-4 घंटे जाके ईवीएम के पीछे, तो आपके भी तो नेता शुभेंदु अधिकारी गए पीछे पीछे, कल भी गए, परसों भी बहुत सारे नेता आ गए, तो फिर आपको भी डर लग रहा है क्या? मैं नहीं, मुझे डर नहीं है। आपने देखा होगा दोनों नेताओं में अंतर ये था, मुख्यमंत्री जाती है वहां आरोप लगाती है और शुभेंदु दा वहां जाते हैं और सराहना करते हैं कि मुझे कुछ भी गलत नहीं मिला। वो गए और वहां जाके उन्होंने एआरओ से मिले, चुनाव के अधिकारी उनको ले गए स्ट्रांग रूम में, जो एक कैंडिडेट को ले जाया जाता है। वो आके पूरे संतुष्ट थे कि भाई सीसीटीवी लगा हुआ है, सामने रिकॉर्डिंग चल रही है, बाहर रिकॉर्डिंग चल रही है, कैंडिडेट जा सकता है। तो फिर ये हंगामा क्यों बरपा जा रहा है जब सारी सुविधाएं पारदर्शी तरीके? हंगामा सिर्फ इसलिए कि उनको वो जान चुकी है कि मैं हार रही हूँ, तो किसी तरह ये भगदड़ न मच जाए, बाहर निकलने की, इस भगदड़ को बचाने के लिए वो लोगों को प्रोवोक। और आप देखिए, एक मुख्यमंत्री, आज भी चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके अभी दूसरे ने, उन्होंने वहां पे भी प्रोवोकेशन चुनाव आयोग को दे रही है कि मैं चाहूंगी तो 10,000 लड़के अभी ले आऊंगी। इसका क्या मतलब है? आप केंद्रीय वाहिनी को डरा रही है। और उनका एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहता है कि केंद्र वाहिनी या फिर अजय पाल जो है वहां पे जो आए हुए हैं, इनको हम निकलने नहीं देंगे बंगाल से। जितनी केंद्र वाहिनियां ले हम इनको बता देंगे, इनकी पीठ को दीवार में चिपका देंगे। ये कैसा लोकतंत्र है? और किस राज्य में हम वास कर रहे हैं? इससे बंगाल की छवि कहाँ जा रही है? जो बंगाल बुद्धिजीवियों का बंगाल कहा जाता था, ऋषि का बंगाल कहा जाता था, ऋषि बंकिम का बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, स्वामी विवेकानंद का बंगाल, रविन्द्रनाथ का बंगाल, आज उपद्रवियों के लिए जाना जा रहा है, बांग्लादेश घुसपैठ के लिए जाना जा रहा है, भ्रष्टाचार के लिए जाना जा रहा है। ये कैसा बंगाल बनाना चाहती है? और बंगालियों की अस्मिता, बंगालियों को पहले गर्व से देखा जाता था कि वैज्ञानिक है, आज लोग बोलते हैं ये वही राज्य है जहाँ घुसपैठिए है, जहाँ शिक्षकों का घोटाला हुआ, जहाँ अलकतरा घोटाला हुआ। चलिए मैं वापस आता हूँ चंद्रशेखर जी। अंश, आपको क्या लगता है, मुर्शिदाबाद का जो इलाका था जहां अधीर रंजन चौधरी का दबदबा था, कभी पिछली बार देखिए थोड़ी परेशानी में थे, यूसुफ पठान ने हरा दिया, इस बार आपने जमीन पर उतार दिया विधानसभा चुनाव में, क्या इस बार वो कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे? उम्मीद है? जी, मुझे पूरा उम्मीद है, तभी तृणमूल कांग्रेस इस बार जो है पूरी बौखलाई हुई है। अगर आप देखेंगे कि हमारे कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे, देवदीप चैटर्जी, उनको कैसे इनके समर्थकों ने मारा, कैसे बहरमपुर विधानसभा में कैसे जो है लोगों के घरों को बुलडोज करने का काम तृणमूल कांग्रेस के समर्थक कर रहे हैं, कैसे राहुल गांधी जी के हेलीपैड को वो तोड़ने का काम करते हैं, कैसे उनकी रैली को नहीं होने देते हैं। तो ये कैसे वहां पे तृणमूल कांग्रेस पूरी बौखलाहट में वहां पे काम करी, किसी से छुपा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि वहां पे ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और इसको बचाने की लड़ाई को अगर कोई वहां पे बखूबी लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। और इसको मैं आपको उदाहरण बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के मुखिया है अमित मालविया, वो एक वीडियो शेयर करते हैं कि कैसे वहां पे पुलिस जो है लोगों को कह रही है कि आप टीएमसी को वोट करिए, और एक महिला उनको कन्फ्रंट करती है। वो महिला कौन थी? कांग्रेस की कैंडिडेट थी, पूजा रॉय चौधरी जी। तो वहां पे अगर बंगाल में कोई असल में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरह कोई ऐसे बयानबाजी करके राजनीतिक उसको हकडंडा बनाने का काम नहीं करे। हम जमीन पर एक्टिव है, और जमीन पर जो लोग एक्टिव होते हैं वो लोग जो है ज्यादा शोरबाजी नहीं करते, वो लोग जो
होता है, अंडर करंट की जो आप बात कर रहे थे वो अंडर करंट ऐसे ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बंगाल के इतिहास में, क्योंकि हम लोग ने पहली बार देखा कि हमने 27 लाख लोगों को जो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सिस्टम थोड़ा कमजोर हो गया। अंश थोड़ा सा फर्क यहां हो जाता है। अमित मालवीय का जिक्र कर रहे हैं आप, देखिए अमित मालवीय तुरंत ट्वीट कर देते हैं, तमाम चीजें कर देते हैं, 2 मिनट लगता है। क्या कांग्रेस का सिस्टम कमजोर हो गया, सोशल मीडिया कमजोर हो गया? क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस अगर अपने पक्ष में भी कोई बयान आ रहा है, जिस महिला का नाम लिया आपने तो बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने, उनका वीडियो क्यों नहीं शेयर किया गया? तमाम चीजें होनी चाहिए थे, जो चीजें कर पाती वो आप नहीं कर पा रहे शायद। नहीं तो हम लोग कर तो रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारे तमाम स्टार प्रचारक जो है वो रोज वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं आपको कितने सारे, अशोक गहलोत जी ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सचिन पायलट जी ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी जी की वहां पे दर्जन भर जो है वहां पे जनसभाएं हुई हैं। आप लगा लीजिए कोलकाता में उनकी थी, 24 परगना वहां पे उनकी हुई थी, साउथ में उनकी जो है मुर्शिदाबाद में हुई थी, मालदा में हुई थी, कितनी सारी जगह पे खड़गे जी की कितनी रैली हुई। तो हम लोग तो वहां पे जमीन पर काम कर रहे हैं, वहां पे रोज हम लोगों से मुलाकात करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ये बौखलाहट अगर दोनों के बीच में नहीं होती ना, तो आज एनआईए जिसका गठन जो है कांग्रेस ने मुंबई अटैक के बाद कहते भारतीय जनता पार्टी को, उसको यहाँ पे बंगाल चुनाव में नहीं लगाना पड़ता। बस यहाँ पे आपने नेवी को नहीं लगाया, अपने एयरफोर्स को नहीं लगाया, बाकी का आपने सारी यहाँ पे पुलिस फोर्स डाल दी, आपने 2.5 लाख पुलिस फोर्स यहाँ पे डाल दी। ये सच्चाई है एक चुनाव के लिए। अरे पड़ोस में वहां पे मणिपुर चल रहा है, मणिपुर में आप नहीं भेजेंगे, लेकिन बंगाल में क्योंकि एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नाक की लड़ाई बन चुकी है, तो वहां पे नाक की लड़ाई के लिए वो कैसे जाने दे सकते हैं? तो वहां पे आपने पुलिस भेज दी, आपने एनआईए भेज दिया, वहां पे आपने चलिए मैं पूछ लेता हूं ना, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, अंश बढ़ गई, प्रवक्ता बसोटिया साहब हैं, ज्यादा बढ़ गई कि आपने 27 लाख चंद्रशेखर जी, लोगों को क्या मतदाता नाक सूची से बचाने के हटा लिए दिया। बीजेपी ने 700 कंपनियों को तैनात कर दिया? चंद्रशेखर जी, आरोप तो सीधे लग रहे हैं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए या फिर नहीं, सत्ता में काबिज होने के लिए। जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया वो बंगाल की जनता का रक्त न बहे इसके लिए लिया गया। एक हमारा उद्देश्य चुनाव आयोग का एक ही था कि रक्त रंजित नहीं, रक्त मुक्त चुनाव हो, एक भी रक्त न बहे, कोई निर्दोष न मरे। थोड़ा मणिपुर पे भी बात कर लेते हैं हम लोग, मणिपुर में भी रक्त रंजित चरित्र चल रहा है, वहां पर भी क्यों नहीं बात कर ले हम लोग? शायद मुझे आपको ये बात, देखिए मैं कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, आपको शायद जानकारी होगी, वहाँ कोई बहरूपिया नहीं है, वहाँ 2 संप्रदाय की लड़ाई है और आपसी आधिपत्य है, दोनों ही भारतीय है। एक जो वहाँ पे म्यांमार से कुछ लोग आ गए हैं जो वहाँ स्थापित हुए, उनको चिन्हित करने की लड़ाई में कठिनाई हो रही है। भारत पूरा मणिपुर के साथ, ये भी मान लेता हूँ, चलिए 2 समुदाय की लड़ाई मणिपुर में, लेकिन क्या वहां सेंट्रल फोर्स कमजोर पड़ जा रही है? आप कमजोर पड़ जा रहे हैं, उन लोगों को दबाने में जो उपद्रव कर रहे हैं वहां आप कमजोर पड़ जा रहे हैं, क्या ये चीजें हैं? कमजोर नहीं है। वहाँ के संप्रदाय हम किस पे गोली चलाए? हमने उपद्रवियों को कंट्रोल कर किस पे चलाए? एक तरफ भी हमारा भाई है, दूसरे रोक तो सकते हैं, गोली नहीं चलानी, रोकना तो है ना आपको। रोक तो रहे हैं ना। आज बंगाल में देख लीजिए चुनाव है, परसों घोषणा होने वाली है, आप देखिएगा टीएमसी 3 दिन से माहौल बना रही है मारपीट की, और आप इन्होंने कांग्रेस बड़ी बड़ी बात करी है। अरे कांग्रेस तो जमीन में दिखी ही नहीं बंगाल में। नेता लगातार अपनी यात्राएं कैंसिल करते रहे। राहुल गांधी ने 3 बार बोला बंगालियों को, कांग्रेसियों को उत्साह दिया, मैं आ रहा हूँ, और लास्ट में कहे नहीं आऊंगा। 23 कैंसिल की, और एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से खड़गे आए, उन्होंने दुख प्रकट कर दिया कि मुझे दुख है कि टीएमसी से हमारा गठबंधन नहीं हुआ, फिर भी हम लड़ेंगे। क्या बात कर रही है कांग्रेस? यदि आपको आए का आंदोलन नहीं है, अधीर दा तो बेचारे अधूरे पड़ गए, अधीर दा बंगाल में अधूरे पड़ गए, वो तो राजनीति का शिकार हो गया। वो शेर है, पर शेर को ढेर कर दिया इन लोगों ने अपनी राजनीति के चलते। दिल्ली मिलने का समय नहीं दी अधीर दा को। अधीर दा रोते गिड़गिड़ाते रहे कि भाई दिल्ली मिल लो, दिल्ली ने पत्ता नहीं दिया क्योंकि दीदी का दबाव था। और जब दीदी ने बोला कि अब हम नहीं लड़ेंगे, तब बोला कि हम अकेले, किसी आनी भी निकल ना, अब कोई विकल्प नहीं बचा था। और मैं गारंटी देता हूँ यदि बंगाल में जीतेंगे तो एकमात्र अधीर था। तो नहीं, आप क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर जी? आपको क्या लग रहा है कि अधीर के बिना, अधीर रंजन के बिना कांग्रेस बंगाल में अधूरी है? एकदम अधूरी है चंद्रशेखर जी, एकदम अधूरी है। बिना अधीर के कांग्रेस अधूरी है, और बिना अधीर के कांग्रेसियों की जनता से बहुत दूरी है। अधीरदा जमीन के लेता है, और ये मानना पड़ेगा। अधीरदा ने भी कहा था कि मैं भी शिकार हुआ हूं बांग्लादेश का। अंश को मौका दे देते हैं। अंश ने कहा कि कुछ समय चाहिए। अंश,
अधीर के बिना अधूरी है कांग्रेस क्या? या फिर कांग्रेस जो राहुल गांधी है वो पश्चिम बंगाल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? आए चले गए, नहीं आए वीडियो कॉल कर लिया। इतनी गंभीरता नहीं थी कि भाई पश्चिम बंगाल में जाना है, या फिर पता था कि कुछ नहीं कर पाएंगे हम ज्यादा यहां? मतलब ये बात मानते हैं कि कांग्रेस के पास वहां पे नेता है अधीर रंजन चौधरी जैसे, जो जमीन पर आज भी मजबूत है, आज भी वहां पे जो है अपनी मजबूत पकड़ रखते अरे हैं। बंगाल तो के ऐसे बंगाली नेता तो आज भी- मानते हैं, कांग्रेस नहीं मान रही है। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप शांति से बात रखने दीजिए। तो यानी ये बात मानते हैं कि कांग्रेस के पास आज भी ऐसे मजबूत खिलाड़ी रखे हैं हमारे पास, तो इस बात को तो हमें स्वागत करना चाहिए। रही बात राहुल गांधी जी की गंभीरता को लेकर, तो मैंने बताया कि राहुल गांधी जी की कितनी बार रैली को वहां पे तृणमूल कांग्रेस के ने जो है अपने प्रशासन के माध्यम से, स्टेट प्रशासन के माध्यम से रैली को नहीं होने दिया। इसलिए राहुल गांधी जी की रैली को जो हमें बार बार पोस्टपोन करना पड़ा था। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी जी जो थे गंभीर नहीं थे, बल्कि उनको कैसे वहां पे बौखलाहट में तृणमूल कांग्रेस नहीं होने दे रही थी, क्योंकि जो उनकी रैली वहां पे लेकिन अंश, अगर ऐसा था तो बीजेपी की रैलियां कैसे हो रही थी? वो भी तो आपके अंडर में थे। बीजेपी की तमाम रैलियां कैसे हो रही थी? तमाम बड़े सियासी दिग्गज जब भी दिल्ली से यहां पहुंचे उनकी रैलियां हो रही थी। आपने कांग्रेस की रैली को कह दिया कि भाई तृणमूल कांग्रेस से नहीं होने दिया, लेकिन बीजेपी की रैली कैसे हो रही थी? सरकार तो यहां टीएमसी की थी। तो देखिए, जब मैं आपको बताता हूँ 23 अप्रैल को राहुल गांधी जी की रैली होनी थी। उस रैली को उन्होंने पहले प्रशासन ने स्थगित किया, तो वो रैली जो है आगे चल के जो है 27 अप्रैल को हुई थी। आपको मैं एक और बताता हूँ, और भी कितने सारे इंसिडेंट्स में बताता हूँ। राहुल गांधी जी की कितनी सारी प्रस्तावित रैलियां थी। एंड मूवमेंट पे प्रशासन एक दिन पहले प्रशासन की तरफ से आता कि नहीं आप ये रैली नहीं कर सकते हैं, आई एम सो सॉरी। तो अब हम बताइए, राहुल गांधी जी वहां पे फिर भी जो है उसके बाद भी वो तमाम जो कोशिश करते हैं कि लोगों से कैसे वो रूबरू हो, वो कैसे वहां पे हमारे तमाम जो है बाकी नेता भी जमीन पर जाने की कोशिश करते हैं। तो इनकी बौखलाहट है। तृणमूल कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के एक साठ गांठ के साथ चुनाव चलता है। ममता बनर्जी कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार चलाई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे, हम सबको पता है कैसे उनके लिए आरएसएस का प्रेम बीच बीच में जाग जाता है, हम सबको पता है। तो इन दोनों की तो साठ गांठ से चुनाव चलता है। उसके बाद कांग्रेस के दिन कितने साल थी ममता बनर्जी, वो याद नहीं है आपको? सुन लीजिए, आपकी बहुत गंदी आदत है बीच में बोलने की, आपकी बहुत गंदी आदत है बीच में बोलने की, प्लीज अपनी बारी पे बोलिएगा। पहले याद है क्या बोल रहे हैं? 20 साल पहले की बात याद है, अभी की याद नहीं है। 2011 के पहले साठगांठ थी। अरे सुन लीजिए, दिल्ली में सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए शांति से अपनी बारी पे क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, कांग्रेस से निकली है तृणमूल कांग्रेस। शुभेंदु अधिकारी पर आप ही ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनको नेता प्रतिपक्ष आपने ही बनाया। अमित शाह जी उनकी शादी में बताया। ममता बनर्जी को कांग्रेस ने पाला, जन्म वहां से हुआ कांग्रेस के। देखिए, मैं बहसबाजी नहीं करता, अपनी पहले आप अपनी बारी पे बोलिएगा। सुनिए, बंगाली देश में जीरो हो गई है, रॉय किसके है? भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके बाद अपनी राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी जिस दिन कांग्रेस छोड़ देंगे कांग्रेस उन्नत हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस के? 0/3 की पार्टी बड़ी बड़ी बात कर रही है। देखिए, इनको बंगाल में जब जाते हैं तो वहां पे भ्रष्टाचार नजर आ जाता है, लेकिन वहां से शुभेंदु अधिकारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यही बनाएंगे। वहां से मुकुल रॉय का भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे और अपनी पार्टी में लेके यही बनाएंगे उनको अपना सब कुछ। वहां पे नारायण राणे को लेंगे, वो पहले भ्रष्टाचारी दिखता है शुभेंदु अधिकारी। चिटफंड स्कैम की अमित शाह जी फाइल लेकर घूमते थे कि मेरे पास बड़े सबूत है, लेकिन अभी तक वो सबूत उन्होंने ईडी को दिए नहीं। ईडी को दे सबूत, ईडी उनको गिरफ्तार करे। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, किसने मना किया? आप बताइए, कोर्ट में जाइए ना। अरे भाई, आपको जितने सबूत आप कोर्ट में जाइए। आरोप बहुत लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पीआईएल करे, कोर्ट में जाए। लेकिन भारत का जो जिंदा है। चलिए, मैं आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूँ। अंश और चंद्रशेखर जी, देखिए आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भाई शुभेंदु अधिकारी की फाइल थी, तमाम लोगों की फाइल थी, चाहे असम में हिमंता बिस्वा की फाइल थी। कहाँ है फाइल? सवाल तो बनता है, कांग्रेस पूछ रहे, जवाब दे दीजिए। काम करेगी ना, कानून काम कर रही है ना, कोई बरी तो नहीं हो गए जिनके ऊपर जो आरोप लगे। एजेंसियां काम कर रही है, और यदि किसी कानून के हाथ लंबे हैं, क्या वक्त भी लंबा हो जाएगा क्या चंद्रशेखर जी? भारत में आम आदमी को कानून के हाथ लंबे हैं, सुना मैंने, वक्त भी लंबा ले रहे हैं आप। वो ले रहे हैं, वो तो कानून जाने, ईडी जाने, सीबीआई जाने। मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। यदि आपको लगता है इन्होंने किसी काम भ्रष्टाचार किया है, कोर्ट में जाए, पीआईएल करे, बुलाए उनको, बस बुलाना चाहिए ना। करना कुछ नहीं है, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। मुकुल राय को ले लिया भी आपने था अपनी गोद में।
वो दिवंगत तो सुवेंदु को उनके भी लिए तो मैं आपने क्षमा गोद में ले चाहूंगा लिया। वो तो सही आपके है, पास भी सच्चाई थे, ये है कि पहले गोद में तो सभी आपने के भी पास बिठाया फाइल था होती उनको। थी ना। पता है यहाँ पे नैतिकता की बात है, नैतिकता का एकदम सवाल है कि अगर इनके पास फाइल है, अगर इनके पास इतने मजबूत सुवेंदु को सबूत है गोदी हर में आप किसी ही पे लेके बैठे कि हुए आप हैं। ये जो है ये ईडी सीबीआई भाई सब कुछ डाल आपने रहे भाई हैं, तो उनको ईडी को दे आपके दीजिए। पास है ना। आप ईडी को दे दीजिए ना सबूत। अमित शाह जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत लेके घूमते थे, वो सबूत ईडी को दे दीजिए, केस जल्दी आगे बढ़ जाएगा। आपका जो है ये तमाम जो अभी धीरे धीरे चल रही है वो सारी केस आगे चल जाएंगे। आप जो बड़े यहाँ पे अभी वकालत कर रहे थे भ्रष्टाचार पे, आप बड़े बोल रहे थे ना अभी तृणमूल कांग्रेस में कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप भ्रष्टाचार की इतनी वकालत करते हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि वो केस आगे बढ़ जाना चाहिए? आपको ये नहीं लगा कि उनको नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा के जो है जब तक उनकी जो है निष्पक्षता के साथ जांच नहीं हो जाती, उनको हम नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा के रख दे? आप अगर जो है एक भ्रष्टाचारी को अगर आप जो है मुख्यमंत्री बना देंगे, नेता प्रतिपक्ष बना देंगे, तो आप कैसे कोई विश्वास करेगा? अभी रिसेंटली इनको जो आम आदमी पार्टी के जनता ने विश्वास कर लिया, चिंता न करें। अब उन्होंने राघव चड्ढा जनता ने वगैरह सब भय बोल से दिया हट के अपने। भरोसा किया। लेकिन सच्चाई अब यही कांग्रेसियों की निकलती है। सर्टिफिकेट की हमें इनको दरकार नहीं बंगाल पड़ी। में जहाँ पर विपक्ष का राज्य है वहां पर उनको भ्रष्टाचार नजर आता है, लेकिन अपने चलिए खुद चलिए, के मैं अंदर थोड़ा सा कानून रोक रहा को हूं। एकदम साफ अंश दिखाई जाता है। अंश 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 थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं आपको। मैं चंद्रशेखर जी आपको भी रोक रहा हूं मैं। साबिर अली शायद हमारे साथ जुड़े हैं। साबिर अली अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो साबिर अली जी मुझे बता दीजिए, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? बीच में आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, अब अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, बंगाल इलेक्शन में बस और कुछ ही घंटों के वक्त बाकी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चोरी का इतिहास अतीत हो जाएगा। एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर तृणमूल कांग्रेस आ रहा है सरकार में। 200 से भी ज्यादा सीट लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और ममता बनर्जी का तूफान उठने जा रहा है बंगाल में। हर गांव, हर जिला, हर शहर से तृणमूल कांग्रेस के हरा रंग पूरा फैल जाएगा और 4 तारीख को आपको पूरी बंगाल सबूज आबिर में दिखेगा। दुकानों में हरा रंग नहीं मिलेगा, इतना डिमांड है नहीं, लेकिन हरा रंग का। साबिर भाई मैं बंगाल में घूम रहा हूं, बंगाल के फिजाओं में आवाज कुछ और आ रही है। मतलब यहां फिजाओं की खुशबू में भी कुछ और आवाज आ रही है। आप तो कह रहे हैं ये बात, लेकिन आप ही डर रहे हैं, आपके नेता डर रही हैं। ममता बनर्जी देखिए स्ट्रांग रूम पहुंच जा रही है। आखिर क्या है ये? आप देखिए, हम डर नहीं रहे हैं, हम चोरों से चौकन्ना है, क्योंकि ये चोर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। पिछले 4 महीनों से इलेक्शन कमीशन के आड़ में बंगाल में जिस तरीके से तांडव मचाया, सीआरपीएफ को चंद्रशेखर देकर जी जिस तरीके से आरोप गंदा लगा तरीके से दिए कि इलेक्शन चोर कराया, है भाई। नेता कर्मियों के घर में, जो कलकत्ता शहर के मेयर के घर में रात को 1 बजे लोग रेड मारता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ऑफिसर देके कैंडिडेट को चमकाने की कोशिश करता है, रात को लोकल सीआरपीएफ और पुलिस देकर हमारे पुलिंग एजेंटों को उठा लिया जाता है। इस तरीके से गंदा हरकत, और जहां पर तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स ज्यादा है वहां पर ही वोटिंग स्लो कराने की कोशिश, मैं चंद्रशेखर जी के पास आ रहा हूं। कोशिश किया बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रशेखर जी आपके पास आ रहा हूं। आप बता दीजिए, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ आप कर रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर, आप रेड करवा रहे हैं, आपने चोरी करा दी, आपने फला कर दिया, फला कर दिया, फिर ऐसे कैसे जीतेंगे आप? मीनू बता दीजिए। देखिए, यदि मान लीजिए हम इतने शक्तिशाली होते तो इतनी चुनाव कराने की दरकार क्या थी? केंद्रीय एजेंसियां हमारी हैं, पुलिस हमारी है, हम सिस्टम में आ जाते, सबको जेल में भर देते, क्यों इतना पैसा बर्बाद करते? ये सब फिजूल की बातें हैं। कानून अपना काम कर रहा है, लोकतंत्र अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक प्रति एक्चुअली इनको तकलीफ इस बात की नहीं है कि सुरक्षा, इनको तकलीफ इस बात की है कि न लूट हो पाई, न प्रॉक्सी हो पाई, न फर्जी मतदाता लाइन में लग पाए। इस बार बंगाल के लोगों ने उत्सव मनाया, उत्सव, ये लोकतंत्र का उत्सव। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में वो की उत्सव हुआ। ये वोट नहीं उत्सव था कि माँ बहन बेटी भाई सब हाथ में हाथ मिला के वोट देने गए और ईमानदारी से कहे कि मैंने वोट दिया। आप और उसके बाद परिणाम जो भी हो हम स्वीकार मैं इस बात से इनकार नहीं करता, परिणाम जो भी हम स्वीकार मैं इस करेंगे। बात से इनकार नहीं करता हूं कि भाई इस बार इतिहास रचा बंगाल में। 90% तो शायद देश के किसी कोने में भी मतदान नहीं हुआ था, लेकिन यही तो बड़ा सवाल बन गया कि भाई ये 92-90% का मतदान जो है आखिर जा किस तरफ रहा है? एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी, यही तो सवाल बना हुआ है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट क्या आने वाला है। जो सियासी शोर है, इन शोर के पीछे भी कोई अंडर करंट चल रहा है क्या? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ हमारे साथ बीजेपी है, टीएमसी है और कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों से बातचीत करें। मैं एक बार अंश के पास आना चाहूंगा।
अधीर रंजन चौधरी पर बहुत बड़ा दांव खेल लिया आपने। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि भाई मैं जैसे पूरे बंगाल में घूम रहा हूं, कहीं कहीं कोलकाता के गलियों में, तो मुझे कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर क्या वजह है? थोड़ी मायूसी, या फिर कहीं से लग रहा है आपको कि बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाया आप लोगों ने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे मजबूती से चुनाव लड़ी है। और अगर आप हमारा पूरा कैंपेन देखेंगे तो हमें पूरा इस बात का विश्वास है कि हाँ, इस बार जो है कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत वहां पे अपना रिजल्ट देने वाली है। रही बात वहां पे जिस प्रकार से तमाम जो है साम दाम दंड भेद वहां पे दोनों ने अपनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने, वो किसी से छुपा नहीं। दोनों ने वहां पे गुंडागर्दी का माहौल बनाया हुआ था। दोनों के जो है वहां पे कैसे तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी किसी से छुपी नहीं है। एक बंगाल की जो पहचान हुआ करती थी, जिसमें कहा जाता था कि वहां की जो है तमाम वहां पे हमने पोर्ट लगाने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी वहां पे हमने तमाम जो है आईटी के इंस्टीट्यूट हमने लगाने, फैक्ट्रीज कारखाने लगाने का काम किया। लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस एक कारखाना नहीं बता सकती जिन्होंने किया। तो अपने पिछले 15 साल से आप ऐसी सत्ता में है जिसमें आप एक अपना काम नहीं गिना सकते, तो ऐसी सत्ता का आप क्या बात करेंगे? और रही बात भारतीय जनता पार्टी, उसको भी बंगाल की जनता ने देखा है। क्या उन्होंने देखा नहीं कि आपने प्रधानमंत्री रहते हुए क्या आपने मोदी जी ने क्या बंगाल को सही में स्वीकारा? तो नहीं। आपने मनरेगा के फंड को रोक के रखा कि कलकत्ता हाईकोर्ट को लताड़ लगा के कहना पड़ा कि आप मनरेगा के फंड को जारी करो। आपने प्रधानमंत्री सड़क आपने सड़क योजना का पैसा रोका, आवास योजना का पैसा रोका। तो बंगाल के साथ आप सौतेला व्यवहार करोगे तो बंगाल की जनता आपको क्यों वोट देगी? तो बंगाल की जनता आज भी याद कर रही है कि कैसे उनको जो कांग्रेस के समय पे स्वर्णिम काल दिखता था। मैं आपको एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने देखा होगा कि तमाम जो न्यूज चैनल से वोटिंग के दिन पे जब वो लोगों से पूछ रहे थे तो सब लोग कह रहे थे कि हाँ, हमें बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा था कि बदलाव में क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के आपको 3000 पे विश्वास है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं है। वो 3000 यहाँ पे ये तो चलिए अंश, ये तो जनता को तय करने दीजिए, जनता तय करेगी कि किस पे भरोसा किया, किस पे नहीं। चलिए मैं साबिर जी के पास आ रहा हूं। साबिर जी, देखिए आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं। आरोप आपके ऊपर भी लगता है कि आप केंद्र की योजनाओं को नहीं लागू करते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मैं कई लोगों से बात भी कर रहा था, वो कुछ जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम, वो भी कह रहे हैं कि हम तो इस बार वोट कहीं ना कहीं, कुछ लोग बीजेपी को भी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं वोट नहीं जाएगा उनका। तो फिर आपको क्या लग रहा है इस बार आप कितने पार जा रहे हैं? कांग्रेस का स्थिति ऐसा है, कांग्रेस को खुद ही पता नहीं कि बंगाल में उसको करना क्या है, बंगाल में उसका काम क्या है। बंगाल में उसकी तो जनाधार नहीं है, ना उनके पास लोग हैं, और उनका नेता आकर यहाँ पर ही विरोध करते हैं और दिल्ली में जाकर हमारे हाथ पांव पकड़ते हैं कि भैया आप हमें समर्थन कर दीजिए, बिल पास कराना है। कांग्रेस का स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो अपना दिखा दिया अपना हरकत, तो इसका जवाब 4 तारीख के बाद तृणमूल कांग्रेस देगा नेशनल लेवल में, क्योंकि 4 तारीख के बाद देश का अगला, ऐसा तो नहीं है साबिर भाई कि आपके वोट कटेंगे तो कांग्रेस अपनी वोट बढ़ा लेगी। हाँ, अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका वोट कट जाए। 4 तारीख के बाद विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई होगा तो ममता बनर्जी होगा। मोदी को हराने की हिम्मत अगर पूरे देश में कोई रख सकती है तो ममता बनर्जी रख सकती है। और 4 तारीख को साबित होगा, और उसके बाद यही मेरा सवाल फिर आ जाएगा आपके ऊपर। आप ये बात तो कह रहे हैं, अब आप कैसे कह रहे हैं ये बात? देखिए आप, चलिए ठीक है, आप मान ले कि वहां जीत रही चाहे कुछ भी आपकी तरह, लेकिन भाई राहुल गांधी आकर कहकर जाते हैं कि भाई कलकत्ता में तो, पश्चिम बंगाल में तो घोटाला हुआ। आप समझिए, घोटाला हुआ मतलब किसने किया? टीएमसी ने किया। फिर बंगाल से निकल कर आप दिल्ली में जाके ममता बनर्जी को क्या विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बना देंगे? राहुल जी जहां जहां जाते हैं वहां बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं। तो राहुल जी इस बंगाल में भी आए तो बीजेपी का सीट कुछ बढ़ाने की कोशिश में आए हैं कि कुछ सीट बीजेपी का बढ़ जाए, उससे हमें नुकसान नहीं है। कांग्रेस बंगाल में 0 है और कांग्रेस बंगाल में 0 ही रहेगा। कांग्रेस का बंगाल में कोई जनाधार नहीं है। विपक्ष यहाँ पर ही मोदी को हराने की हिम्मत और ताकत अगर किसी में है तो ममता बनर्जी में है। कांग्रेस इस बार, बस मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर ऐसा है, मोदी जी के टीम का काम किया उन्होंने। हाँ, मोदी, राहुल जी को डर है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं 2 मिनट में खत्म। साबिर जी जरा सुनिए, राहुल जी को डर है, अगर ममता बनर्जी विपुल वोट में जीत कर आ जाती है तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी बन जाएगा। मेरा तो टाई फिक्स हो जाएगा। इसीलिए राहुल जी भी कहीं ना कहीं, कांग्रेस भी नहीं चाहता है नहीं कि विदाउट कांग्रेस। साबिर जी, मेरा सवाल,
मेरा सवाल है जी। साबिर जी, मेरा सवाल है, विदाउट कांग्रेस या विद कांग्रेस? यहां आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे, राहुल जी तो वहां पे कह रहे हैं घोटाला कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं विदाउट कांग्रेस या विद कांग्रेस, अगर विपक्ष का बड़ा चेहरा बनती है। अब कांग्रेस डिसाइड करे उसको ममता बनर्जी की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि देश को अब ममता बनर्जी की जरूरत है। देश समझ गया है कि मोदी को हराने की हिम्मत किसी में है तो ममता बनर्जी में है। उसके बाद जितने रीजनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, सबसे बातचीत की कांग्रेस डिसाइड करेगा अभी जीत तय नहीं हुई है, लेकिन ये साफ कर दिया गया टीएमसी की तरफ से कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को कोई हरा सकता है तो ममता बनर्जी। चले अंश, आपको क्या लगता है कि भाई कह रहे हैं कि भाई विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बन जाएंगी ममता बनर्जी, ऐसा लग रहा है कांग्रेस के बिना क्या कोई अस्तित्व होगा, या फिर बिना कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक बन पाएगा क्या? अच्छा अनूप जी, आप मुझे एक चीज बताइए, ममता बनर्जी कोलकाता के अलावा उनका कहां प्रेजेंस है? असम में चुनाव लड़ती है, असम में इनकी सरकार बन गई, हरा दिया आपने। आप गोवा में लड़ती है, गोवा में आपकी जमानत जब्त हो जाती है। आप कितने सारे और राज्य में लड़ते हैं, आपके वहां पे जमानत जब्त हो जाती है। उसके बाद ये कहना कि भैया हम लोग तो भाई मोदी जी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ हम हरा सकते हैं। आपने अपने जो है इंडिया ब्लॉक से हटके, आपने हमारे साथ गठबंधन में नहीं लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने अपनी अलग से अपने जो एकला चुनाव की नीति अपनाई, आपने अपने अलग से अपने प्रत्याशी उतारे। उसके बाद भी अपने असम में, त्रिपुरा में, तमाम अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में अपने उतारे। आपके बंगाल के अलावा और कहां से सांसद है बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी के तो आज 99 सांसद है, पूरे देश में सांसद है, हर राज्य में से सांसद उनके। आप बता दीजिए आपका बंगाल के अलावा कहां आपका अस्तित्व है? तो ये कहना कि अगर मोदी जी को कोई हरा सकता है तो ममता बनर्जी, ऐसा सच नहीं है। अगर अब मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी की आंख में आंख डाल के कोई सही में सवाल पूछ सकता है तो राहुल गांधी जी है। आपने तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सरकार चला लिया, आपका तो सत्ता का मोह ये है, आपका सत्ता का मोह। चलिए मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं अंश, थोड़ा सा रोक रहा हूं अंश, मुझे एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल होगा शायद मेरा। अंश करने लग जाते हैं। 8 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूं, 8 महीने पहले मेरा छोटा सा सवाल अंश, कितनी सीट लेकर आ रही है कांग्रेस, मुझे बता दीजिए अंश। क्या अंश, कितनी सीटों पर आ रहे हैं ये बता दीजिए मुझे आप। देखिए, मैं यहाँ पे भविष्यवाणी कभी भी जो है टीवी डिबेट्स पे नहीं की जाती है। हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारा इस बार वोट प्रतिशत और सीटें दोनों इस बार जो है हमारी बढ़ने वाली है। तृणमूल कांग्रेस जाने वाली है, ये सब लोगों को पता है। और जो है इस बार जो है एक कांग्रेस की वहां पे मजबूत वहां पे जो है पोजीशन में कांग्रेस रहने वाली है, इस बात को मैं यहाँ पे गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन ये कह देना कि ये बड़ा यहाँ पे मोदी जी को हरा के सबसे बड़े विपक्ष के नेता, आपकी बहुत शुक्रिया आपका। चलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थोड़ा जनता पर भी छोड़ देते हैं, जनता को तय करना। फिलहाल मेरे साथ मेरी इस चर्चा में जुड़े आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बंगाल की जनता ने तय कर दिया है, लेकिन अब ईवीएम जब खुलेगा तब पता चल पाएगा कि आखिर बंगाल की जनता ने भरोसा किस पर किया है। बंगाल की जनता क्या चाहती है, विकास चाहती है, भरोसा टीएमसी पे करती है, बीजेपी पे करती है, या फिर कांग्रेस को मौका भी देना चाहती है। तमाम चीजें साफ हो जाएगी, बस 4 तारीख का इंतजार कीजिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।